फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसे कि प्रैक्टिस सेशन को लेकर के जो हम प्रैक्टिस सेशन अभी कंटिन्यू कर रहे थे टीजीटी एंड पीजीटी वाला, तो जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि हम लोग 3rd पार्ट तक पूरा कर लिए हैं। अभी हम लोग 4th पार्ट ही बनाने जा रहे हैं आज। तो आज 4th पार्ट में देखेंगे कि हम कौन सारे क्वेश्चन लेते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि आज मैंने जो क्वेश्चन लिए हुए हैं वो प्रीवियस पेपर से ही है, और ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का नेचर क्या होता है और हमें क्वेश्चन किस प्रकार से ठीक करना चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें हम लोग एनालिसिस करके ये जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है और क्यों सही है। इट मीन्स विच क्वेश्चन इज राइट एंड वाई इट इज़ राइट, वो क्यों सही है और कैसा सही है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं और अपने प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम अगर बात करें हमारे सबसे पहले 33 पे जो हमने लिया हुआ है क्वेश्चन, बिकॉज 32 तक हम लोग पिछली वीडियोज में कर चुके हैं, तो 33 को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 33 पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जस्ट आई टॉक अबाउट द 33 क्वेश्चन, तो यहाँ आपके मिल जाएगा द डार्क फ्लावर बाई जॉन गाल्सवर्दी इज ए, यानी ये पूछा जा रहा है कि द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज, मतलब ये है क्या, ये पूछा जा रहा है कि ये इनके द्वारा लिखा हुआ क्या है। तो ये आपको बताना है कि अ लव ऑफ ड्रामा है, क्या ये लव ऑफ ड्रामा है। अ ट्रेजेडी प्ले, क्या ये ट्रेजेडी प्ले है। अ लव ऑफ नॉवेल, मतलब अ लव नॉवेल, क्या ये लव नॉवेल है। अ कॉमिक प्ले, क्या ये कॉमिक प्ले है। तो जी दोस्तों, आपके 4 ऑप्शन में से ये बातें आपको बतानी है कि ये ऑप्शन कौन सा है, यानी जो डार्क फ्लावर है उसे कौन सा नाम दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो डार्क फ्लावर है उसे नाम दिया जाएगा आपका लव नॉवेल। क्या नाम दिया जाएगा? लव नॉवेल नाम दिया जाएगा, विच इज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो आप इसे याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला नंबर ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या हमारे पास है 34 पे क्या है, तो 34 पे आपको ये इस प्रकार मिल जाएगा, विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स। तो जी दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं कि गाल्सवर्दी की जो प्ले फेमस हैं, जो ड्रामास फेमस हैं, उनमें से एक आपको मिलेगा स्ट्राइफ। तो ये स्ट्राइफ जो था वो रिटेन था कन्फ्लिक्ट पे, जो कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में बताया गया था कि जो कन्फ्लिक्ट पाया गया था कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स के कैटेगरीज के बीच का, तो वो स्ट्राइफ में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सही होगा ए, बिकॉज वो है स्ट्राइफ। तो चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे और भी हमारे पास थे, जैसे सिल्वर बॉक्स था, लॉयल्टीज था, द स्किन गेम था, तो ये सब अलग हैं। बट जो स्ट्राइप की बात आएगी, कन्फ्लिक्ट की बात आएगी, तो वो स्ट्राइप में जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 35 की बात करते हैं। तो हमारे पास 35 वाला जो नंबर आता है वो इस प्रकार है कि हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। ये पूछा गया है कि शेक्सपियर का जो प्ले है टेम्पेस्ट, also Tempest is also known as a swan song of the Shakespeare. Why? It was the last creation यानी last play of Shakespeare। तो आप जानते हैं कि ये लास्ट भी रहा है और ये स्वान सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हमारा 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे होगा ये, और ये बताना होगा क्योंकि टेम्पेस्ट बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर रहा है पॉइंट ऑफ एग्जाम, यानी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम की दृष्टि से कह सकते हैं। तो जिसका जो कौन है इसमें, मतलब है हीरो कौन है और इसमें हीरोइन कौन है, ये जानना होगा। बट यहाँ पे हमने पूछा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हीरोइन कौन है। तो यहाँ देखिए आपके पास 4 नेम है। फर्स्ट पे पोर्सिया है, सेकंड पे नेरिसा है, अब डिस्टिमोना है और मिरांडा है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा कि द टेम्पेस्ट की जो हीरोइन रही है वो रही है मिरांडा। तो आप मिरांडा को याद रखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन आपका सही होगा डी वाला। अब चलिए हम लोग लेते हैं 36 क्वेश्चन पे हमारे पास क्या आता है। तो 36 क्वेश्चन पे आएगा द करेक्ट टर्म फॉर की बात करें तो ऑपरेशन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू द कल्चर इज। ये जो बातें कही जा रही हैं वो किसके बारे में कही जा रही हैं ये आपको बताना है। तो आइए हम लोग चलते हैं और बताते हैं वो किसके बारे में सारी बातें कही गई हैं। तो ये फिलिस्टाइन, क्या फिलिस्टाइन के बारे में है। बारबरस, क्या बारबरस के बारे में है। नोमेड, क्या नोमेड के बारे में है।
एनार्किस्ट क्या है, एनार्किस्ट के बारे में है? जी बिल्कुल नहीं, ये है आपका बारबरस के बारे में कहा गया है कि अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू द कल्चर इज अ बारबरस। क्या रहेगा आपका? बारबरस रहेगा। तो जी दोस्तों आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आई होप आपको एंजॉय मिल रहा होगा, यानी आपको इंटरेस्ट इसमें आ रहा होगा। आप अच्छे से बने रहें वीडियो में यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करेक्ट करना चाहते हैं और इस क्वेश्चन के नेचर को समझना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 37 पे। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए इस चीज़ को जानने के लिए। हु चेंज्ड हिज और हर रिलीजन सम ईयर्स एगो। ये पूछ लिया है कि कौन वो पोएट या पोएटेस रही जो अपना धर्म परिवर्तन किया बिफोर डेथ, यानी कुछ ही साल पहले, यानी डेथ के कुछ ही साल पहले उसने अपना धर्म परिवर्तन करा। वो कौन था ऐसा? तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन आएगा, M.R. आनंद है, कमला दास है, निजिम इजकाइल है, नन ऑफ देम है। इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? तो चलिए अकॉर्डिंग टू यू की बात करें कि ऑप्शन क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वो एक ही हमारे पास पोएटेस रही हैं जिन्होंने अपने धर्म को चेंज किया है, जिन्होंने अपने धर्म को चेंज किया, तो वो रही हैं कमला दास। कौन रही हैं? कमला दास। तो आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि कमला दास आपका ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब चलते हम लोग बात करते हैं 37 के आगे चल के 38 पे बात कर लेते हैं। तो मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, ये पूछा जा रहा है कि मैकबेथ ने सीज मतलब देखा, क्या देखा? भूत देखा था। किसका भूत देखा था? यही बताना है कि मैकबेथ किसका भूत देखा था। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, सबसे फर्स्ट पे आएगा बैंको, सेकंड यानी ये बी वाला ऑप्शन होगा डंकन, और सी वाला है इयागो, और डी वाला है हेमलेट। तो जी दोस्तों आपको बताना होगा कि मैकबेथ किसका मतलब भूत देखा था। और ये मैं बता दूं आपको, एक आपकी जानकारी के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, कि मैकबेथ इज ए ग्रेटेस्ट, मतलब मैकबेथ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, यानी कि ये शेक्सपियर के 4 बड़ी ट्रेजेडीज में से एक है। और ये आप बहुत ही पॉपुलर है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम, यानी कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसकी स्टोरी और इसके कैरेक्टर्स आपको क्लियर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर से जुड़, मतलब स्टोरी से जुड़ा हुआ एक मोमेंट की बात है। तो वहाँ पे मैकबेथ क्या करता है? घोस्ट को देखता है। तो यही तो बताना है कि वो भूत किसका देखा था। क्या वो भूत आपका डंकन का था, क्या यागो का था, क्या हैमलेट का था, या बैंको का था? तो सिंपल सी बात है कि जो मैकबेथ ने भूत देखा था वो भूत बैंको का देखा था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है ए। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ये चीज़ें आप इंटरेस्ट के साथ कर रहे होंगे। तो इस अपनी इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, तो 39 की बात करते हैं कि 39 पे हमारे सामने क्या है। तो 39 पे अगर मैं देखूं तो ये मुझे मिलेगा कि हु स्टेट्स दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर। ये पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन है वो लाइन शेक्सपियर के लिए किसने बोला था। तो चलिए मैं बात करता हूँ। तो मतलब सोल ऑफ द एज, यही लाइन है कि सोल ऑफ द एज, द एप्लॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज। यानी ये लाइन किसने बोला था? कौन सी लाइन? सोल ऑफ द एज, द एप्लॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज। ये लाइन्स बोलने वाला कौन वो ऑथर है, यही बताना है। तो चलिए देखते हैं, क्या मैथ्यू आर्नल्ड ने बोला था, T.S. एलियट ने बोला था, T.E. एग्लंटन ने बोला था, या बेन जॉनसन ने बोला था? तो जी दोस्तों आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये वाली लाइन, कौन वाली लाइन? सोल ऑफ द एज, और फिर द एप्लॉज, द डिलाइट, एंड अब क्या हो उसके बाद अब कह सकते हैं कि द वंडर ऑफ अवर स्टेज। ये लाइन बोलने वाले कोई और नहीं, ओनली वन बेन जॉनसन थे। कौन थे? बेन जॉनसन थे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हु स्टेट्स, किसने ये बोला? ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट। यानी कि किसने ये बोला है कि ही फाउंड इंग्लिश, कि वो इंग्लिश को पाए हैं, अ डायलेक्ट मतलब पाए हैं, एक मतलब कह सकते हैं कि बोली के रूप में पाए, एंड लेफ्ट इट लैंग्वेज, और इसे भाषा के रूप में छोड़ गए। पाए तो थे एक बोली, लेकिन छोड़ गए एक भाषा के रूप में। वो कौन थे और किसने कहा, किसको कहा,
ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे कहने वाले जो थे, यानी हु स्टेट, बोला कौन था, ये देखिए, क्या शेक्सपियर ने बोला था या मिल्टन के बारे में है या आर्नोल्ड, यहाँ कोई नहीं है। अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो नन ऑफ दीज को सही कर पाएंगे। रीजन क्या है कि कहने वाले जो थे वो थे लावेल। कौन थे? हु स्टेट, यानी जिन्होंने बोला था वो कौन थे? लावेल। याद रखेंगे कि लावेल इसे बोले हैं, लेकिन किसके बारे में बोले हैं? तो जिसके बारे में बोले हैं उसका नाम आता है चॉसर। जी दोस्तों, याद रखिए कि हु स्टेट, तो हु की जगह आप क्या कर सकते हैं? लावेल स्टेट। तो लावेल ने बोला था ही फाउंड अ इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। तो जो ही है वो चासर है, यानी ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट लावेल ने बोला था और चासर को बोला था, जो कि इस ऑप्शन में कोई है नहीं। तो नन ऑफ देम वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बट ये लाइन याद रखिएगा कि ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया कि ही फाउंड अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? लावेल ने दिया। और किसके लिए दिया? तो चासर के लिए दिया। ठीक है जी दोस्तों, मुझे याद है कि मतलब मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से लर्न करके रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो स्टेटमेंट पूछा जाएगा या किसने बोला या किसके लिए बोला हो। अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। तो 41 ले लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे आता है कि द पोएट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल्स। बहुत अच्छा कि डैफोडिल्स बहुत ही पॉपुलर पोएम रही है। तो बस यही तो बताना है कि उस पोएम डैफोडिल का पोएट कौन था। तो चलिए वेरी सिंपल है, जेके किड्स क्या जॉन किड थे? अलेक्जेंडर पोप क्या अलेक्जेंडर पोप थे? क्या पीबी शेले थे या विलियम वर्डवर्थ थे? तो सिंपल तो है कि विलियम वर्डवर्थ ही तो थे, यानी कि डैफोडिल्स को लिखने वाले कौन थे? विलियम वर्डवर्थ थे। तो ये इजी भी है बट इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखेंगे आप। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं 44 की बात करते हैं, 42 की बात करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम 42 पे अगर बात करें तो आर्नोल्ड रोट, आर्नोल्ड ने लिखा विद हिम इज बॉर्न, विद हिम मतलब उन्हीं के साथ, इज मतलब हुई, बॉर्न मतलब जन्म ली है, उत्पत्ति हुई है, और रियल पोएट्री। तो यानी आर्नोल्ड ने ये बात को लिखा है कि उन्हीं के साथ हमारे वास्तविक कविता या वास्तविक काव्य जन्म लिया है। किन के साथ? ये द वर्ड हिम रिफर टू, यानी वो हिम किसको कहते हैं यही बताना है कि आर्नोल्ड ने ये कहा है कि उन्हीं के साथ हमारी वास्तविक कविता जो जन्म ली है, तो उन्हीं को ने हिम वर्ड किसको रिफर करा है ये बताना है। क्या मिल्टन को उन्होंने बोला था? क्या शेक्सपियर को बोला था? क्या वर्डवर्थ को बोला था? जी नहीं, बिल्कुल इसमें से कोई नहीं है। जिनको उन्होंने बोला था उनका नाम है चासर। क्या है? याद रखिएगा, उनका नाम है चासर। वो चासर ही थे जिनके लिए आर्नोल्ड ने कहा है कि विद हिम इज मतलब विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री। ठीक है, तो जी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर आप इस तरीके से अगर समझ रहे हैं तो अपने इंटरेस्ट को बनाए रहिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में कराने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 43 लेते हैं हम लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर पर्सनिफाइड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सनिफाइड, कि जो फॉलोइंग क्या है वर्ड्स है वो पर्सनिफाइड है। मतलब पर्सनिफाइड का मतलब समझिए, पर्सनिफिकेशन सुना होगा, तो पर्सनिफिकेशन का ओनली वन मीनिंग यही होता है कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट करना। यदि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जिसे लिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट करा जाए तो वो आपका पर्सनिफाइड होता है। ऐसे देखना। तो रिवेंज इज ए काइंड अब स्विफ्ट एज ए विंड, ऑनेस्ट थिप, और यहाँ पे थर्स्टी अर्थ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थर्स्टी अर्थ बोला गया, तो मतलब प्यासी पृथ्वी। तो भैया प्यासी पृथ्वी क्या कोई लेडी है ना? तो यानी कि ये यहाँ पे मिला कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट करा गया है और यही पर्सनिफाइड पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होता है यहाँ पे सी। तो ये लास्ट है, बेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये लास्ट वाला क्वेश्चन, तो आप इसे देखना ना भूलें। और देखिए जैसे आपके लिए है
बहुत ही खास है। 44 की बात करते हैं तो शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, यानी ये पूछ लिया गया है, बहुत ही ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये पूछा गया है कि शेक्सपियर का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पे देखिए आपके साथ ऑप्शन क्या मिलता है, ऑप्शन ये है 1564, 1464, 1664, 1364, यानी 64 तो सब में है। ये तो एक चीज़ क्लियर है कि 64 तो एक होना है, बट आपको ईयर याद रखना है कि वो 13 है, 14 है, 15 है या 16 है। तो याद रखिएगा 1564, यानी शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से ही होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्ट मिला होगा, एंजॉय आपने करा होगा बहुत ही अच्छे से इस सेशन को। तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे आपके क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एनालिसिस करके आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय फॉर टुडे।